कि कल की क्लास में हमने मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का एक सूत्र बनाना सीखा था। उससे हम थोड़ी बहुत आगे शुरू करते हैं चर्चा को। हमने कल एक सूत्र सीखा था, यदि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए का व्युत्क्रम मतलब ए इन्वर्स, इसका सूत्र ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए बट्टे में ए का सारणिक। और हमने आपको याद होगा इसको पूरा बनाया था विद रीज़न, इसको आपने प्रूफ किया था क्यों ऐसा होता है। अच्छा, अब आगे इसकी एक विशेष बात और करके फिर आगे वाले टॉपिक पर हम गति करेंगे। देखिए, जैसा आप जानते हैं सिंपल संख्याओं में भी जैसे 5 है तो 5 को अगर आप 5 के इन्वर्स से गुणा करते हैं तो उत्तर में 1 आता है ना। 5 गुणा 5 की घात -1 उत्तर में 1 आएगा पक्का। जैसे 2 इंटू 2 का इन्वर्स 1 आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सिंपल संख्याओं में कोई भी संख्या को उसके इन्वर्स से अगर गुणा किया जाए है ना, तो उत्तर में हमेशा 1 आएगा। ये सिद्धांत है। इसी तरह अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में भी अगर कोई मैट्रिक्स ए और उस मैट्रिक्स के ए इन्वर्स दोनों को आपस में गुणा किया जाए तो मैट्रिक्स का 1 आ जाएगा। और आप जानते हैं मैट्रिक्स का 1 होता है आई। मैट्रिक्स आप जानते हैं आई होता है। आई आप जानते हैं कि मैट्रिक्स में 1 की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, तो यह सिद्धांत भी यहाँ पर काम का आगे सवालों में, इसको भी आगे आप लिख सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं आप। आगे आपको लिखना चाहिए कि अर्थात यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए तथा बी, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए तथा बी इस प्रकार हो कि यदि यह सिद्धांत दिया जाए, यदि ये बात बोली जाए कि a इंटू बी बराबर में आई आ गया है ना, और बराबर में b इंटू ए भी दे दिया गया, मतलब क्रम का विनिमय करने पर मान चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा दे दिया गया है। तो यदि ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई आए, इसको किसी प्रकार गुणा कर लो, हमेशा मैट्रिक्स का 1 ही आए, तब हमेशा यह बात लागू होती है क्या कि तब हम कह सकते हैं कि ए व बी परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। सिंपल सी बात है, एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, मतलब कि एक दूसरे के इन्वर्स के रूप में इसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं, व्युत्क्रम है। और इसका मतलब ये भी होता है विच इम्प्लाइज दैट, हम कह सकते हैं कि ए इन्वर्स जो है वो तो बी है, मतलब ए का व्युत्क्रम बी है। और इसी प्रकार आप ये भी कह सकते हैं कि बी का इन्वर्स ए है। आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं ये, और उत्तर में 1 या फिर मैट्रिक्स का 1 कह सकते हैं आई आ रहा है। ठीक है, तो ये बात भी आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि यदि 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का गुणा आई आता हो तो तय है कि वे दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स परस्पर एक दूसरे की व्युत्क्रम होंगी ही। ये सिद्धांत है। और आपने ये सिद्धांत प्रश्नावली 3 में भी सीखा था, आपको याद होगा, हमने उसमें व्युत्क्रम के अंतर्गत इसको सीखा था, है ना, उस गुणों में सीखा था इस बात को। तो वही बात मैं बस रिपीट कर रहा हूँ एक नए रूप में सूत्र के द्वारा। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे हम अगर हमने ए इन्वर्स का फॉर्मूला बना लिया है तो एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि बी इन्वर्स निकालते कैसे हम। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि इस इन्वर्स को कैसे संख्यात्मक रूप से यूज़ किया जाता है। एक बार देखिए, जैसे मान लो कोई सवाल है, अगर आपसे कहा जाए कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो कि मैं मान रहा हूँ 3x3 का, और वो मान लीजिए ये है 2 0, सपोज -1 मान सकते हैं ना, 3 मान सकते हैं, 4 0, -2 0 7, मान लीजिए ये कोई 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आपसे कहा गया है कि यदि ये ए हो, तब आपसे पूछा जा रहा है कि ए इन्वर्स बताइए क्या होगा। तो देखते हैं इन्वर्स निकालने का तरीका देखते हैं। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं सॉल्यूशन की। इसमें आप तरीका सीख लोगे तो हर सवाल लगभग ऐसा सही होगा। ठीक है, तो इसको ढंग से देखना आप। देखो इसमें करना क्या है, सीधी सी बात है। यदि आपको ए इन्वर्स का मान चाहिए ना, तो इन दोनों को निकालना पड़ेगा सूत्र के अंतर्गत। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और ए सारणिक का भी मान निकालना पड़ेगा। तो पहले इसमें निकालते हैं ए सारणिक का मान और बाद में जाते हैं एडजॉइंट ऑफ ए के मान पर भी। ठीक है, देखिएगा, हम कह सकते हैं यहाँ ए का सारणिक, और ए का सारणिक निकालने के आपने सीखे हैं 6 तरीके होते हैं। मैं इसका प्रसार करूँगा R1 की अनुदिश ही। तो R1 में पहले तो 2 है ना, 2 फिर ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 की पंक्ति स्तंभ छुपाए तो पीछे बच गया 28 है ना, 28 गुणा में आ जाएगा, माइनस में 0 पढ़ाइए, फिर आता है फिर 0 पढ़ाइए, वैसे -0 आ गया, फिर प्लस का चिन्ह आता है वैसे तो, पर यहाँ पर है माइनस का 1 तो बनेगा -1 वापस, और ब्रैकेट में आएगा 0 और -8 है ना, ये आ जाएगा।
अब आप देख रहे होंगे ना कि सारणिक ऑफ ए का मान क्या आ जाएगा। देखिए 28 × 2 56 और ये 8 ही तो है ना, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, तो 56 + 8 ये हो जाएंगे 64। ये सारणिक ऑफ ए का मान आ गया। अच्छा, अब यदि सारणिक ऑफ ए का मान आ चुका है तो बाकी रह गया एडजॉइंट ऑफ ए निकालना, वो निकालते हैं भाई, तथा इसी के माध्यम से निकालते हैं इसका सहखंडज मैट्रिक्स ADJA। देखिएगा, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के आपको 2 तरीके पता हैं अच्छे से। मैं 2 में से लगा रहा हूँ पहले वाला तरीका, जो कि मुझे ठीक लगता है, उसमें गलतियाँ कम होती हैं मेरे हिसाब से। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहला तरीका लगाते हैं। सब जानते हैं कि उसमें ये ढांचा होता है, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस, है ना, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आप जानते हैं कि हमें यहाँ पर बस उप सारणिकों को भरना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के अंतर्गत ट्रांसपोज तो करना बाकी है, बाद में करेंगे। पहले इस प्लस वाले को देख लो, प्लस वाला 2 है, तो 2 का उप सारणिक यही तो 28 ही है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट में 28, ये आ जाएगा। फिर माइनस का 0 का स्थान था ये, तो 0 का उप सारणिक इसमें निकाल लो, क्या होगा, वो होगा 7 × 3 21, है ना। और बाद में -1 के लिए ये हो जाएगा 0 और माइनस का 8, तो यहाँ पर आ जाएगा -8। फिर निकालते हैं इस 3 का उप सारणिक, तो 3 के लिए पंक्ति स्तंभ छुपाया तो 0 0, ये तो पूरा 0 हो गया। उसके बाद में 4 के लिए 14 है ना, 7 × 2 14 और माइनस का 2 मतलब 12 हो जाएगा यहाँ, और 0 के लिए हो जाएगा वापस 0 ही, एकदम सिंपल सी बात है। और बाद में इसके लिए हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस प्लस का 4, इसके लिए होगा यहाँ पर 0 और माइनस माइनस प्लस का 3, तो यहाँ पर -3 रहेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ पर आ रहा है 8। अब आपको चाहिए ADJA, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकालने के लिए इसमें अब 2 काम, हम इसमें 2 काम साथ में कर रहे हैं। एक तो इनका हल मतलब चिन्ह गुणा करेंगे, और दूसरा इसका ट्रांसपोज भी करेंगे। तो देख लीजिए, इसकी पहली पंक्ति से पहला स्तंभ लिखिए, 28 - 21 माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद में दूसरा स्तंभ बनेगा दूसरी पंक्ति से 0 12 0, फिर बनेगा 4 - 3 8, जो कि मैं दोबारा कह दूं 3 × 3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए ये प्राप्त हुआ है और ए का सारणिक ये आ रहा है। अब आपको पता है कि ए इनवर्स का मान निकालने के लिए बस इस सूत्र में मान रखना बाकी रहा है, रख देते हैं। अब कह सकते हैं कि अब हम सब जानते हैं, चूंकि ए इनवर्स बराबर में एडजॉइंट ऑफ ए है ना, बट्टा में ए का सारणिक। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर इन दोनों के मान रखो भाई, तो यहाँ ए इनवर्स बराबर में देखो एडजॉइंट ऑफ ए का मान यहाँ हम दोबारा रखेंगे ही, और बट्टा में है ए का सारणिक। हम क्या करेंगे, हम ए के सारणिक का या तो आपकी इच्छा हो तो हर पद में भाग दे दो भाई 64 का, कोई दिक्कत नहीं है, और या इसको ऐसे लिख दीजिए, गुणा में कर दीजिए 1/64, और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए का पूरा मान रख दो, सेम ही है 28 0 4, ये है ना 28 है, फिर 0 है, फिर 4, दूसरी पंक्ति है -21 12 -3, फिर तीसरी पंक्ति इसमें बनेगी -8 0 और 8, जो कि अगेन 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ये इसमें ए इनवर्स का मान है। और अगर आपकी इच्छा हो तो जांच लो भले ही, इस ए इनवर्स को इस ए से गुणा करके देख लेना, भले ही तो आप ए पहले रखो और बाद में ए इनवर्स रखो, या पहले ए इनवर्स रखो और बाद में ए रखो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर लो, दोनों कर ले भले ही, गुणा करके देखना, आप पाएंगे कि लास्ट में उत्तर आएगा आई, और यहाँ पर आई आएगा I3 वाला, 3 × 3 कोटि है ना, तो इसका उत्तर आएगा हमेशा I3, हमेशा आएगा, A × A इनवर्स भी या A इनवर्स × A भी, ठीक है। तो ये एक तरीका है, अगर आपको इनवर्स निकालना हो तो इसमें इस प्रकार से आप 2 स्टेप में कर सकते हो आसानी से, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी बहुत आगे बात करें। देखिए, आगे हमारे सिलेबस में 2 मुख्य परिभाषाएं आती हैं जो कि इस सूत्र के द्वारा प्राप्त हुई हैं। अगर आप विचार करें इस सूत्र के माध्यम से, अगर आप देखें तो ए इनवर्स पर भी कुछ प्रतिबंध काम करते हैं। हमेशा ए इनवर्स का मान नहीं आ सकता, हमेशा नहीं। एक तो प्रतिबंध यही है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये तो है ही। अब यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भी हमेशा इनवर्स नहीं आएगा। अच्छा, कब कब नहीं आएगा? मुझे लगता है आप देख पा रहे होंगे कि ए इनवर्स के फॉर्मूला में जो हर में एक क्वांटिटी है ए का सारणिक, यदि यह ए का सारणिक 0 प्राप्त हो जाए, जो कि आप जानते हैं हो सकता है, मुश्किल बात नहीं है कोई, यदि यह ए का सारणिक किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में 0 आता हो तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स कभी नहीं आएगा। क्योंकि अगर इन्वर्स निकालना चाहोगे तो बट्टा में क्या लिखोगे? बट्टा में लिखने वाले हो आप ए के सारणिक का मान, और वो उस कंडीशन में 0 था,
तो उसमें बट्टा में 0 आप जानते हैं एक अपरिभाषित क्वांटिटी की तरफ उसको ले जाता है। इसलिए कह सकते हैं कि ए इन्वर्स का मान केवल 2 कंडीशंस में नहीं आता है। एक तो अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो तो नहीं आएगा, और दूसरा यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो भी अगर उसके सारणिक का मान 0 है तो भी नहीं आएगा। ठीक है, और इस जानकारी को 2 परिभाषाओं में तोड़ के बता दिया गया है, और परिभाषाओं के नाम बड़े स्पष्ट हैं, देखिएगा। तो आगे 2 इंपॉर्टेंट परिभाषा इसमें पहली सुन लो। पहली परिभाषा है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। नाम से स्पष्ट है, व्युत्क्रम योग्य है ना, या जिसका व्युत्क्रम हो सकता हो वह आव्यूह है। इसको इंग्लिश में बोल देते हैं नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर है ना, या कई बार इसको बोलते हैं इन्वर्टिबल, बात एक ही है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा आव्यूह होता है जो व्युत्क्रम के योग्य है, मतलब जिसका व्युत्क्रम हो सकता हो। अब यहाँ से आप देख लीजिए, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय है तो बट्टे वाली क्वांटिटी का मान 0 नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा का स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूँ, आप साथ में लिख लीजिए। यदि कोई वर्ग आव्यूह है, या कह सकते हैं यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान अशून्य हो तो वो हमेशा व्युत्क्रमणीय होता है। ठीक है, अर्थात किसी वर्ग आव्यूह ए के लिए यदि ए का सारणिक इज नॉट इक्वल 0 आए तो वह आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, उसके बाद में 2 नंबर डेफिनेशन है, इसका अपोजिट ए लगा दो आगे, अव्युत्क्रमणीय। ठीक है ना, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब कि हम कह सकते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका तो अर्थ आप जानते हैं, इसका उल्टा कर दो बस, मतलब कि नॉन इन्वर्टिबल, ये भी कह सकते हैं नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, हम कह सकते हैं कि यदि कोई वर्ग आव्यूह ऐसा हो कि उसकी सारणिक का मान 0 आए, अर्थात कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए का सारणिक 0 आए तो वह डेफिनेटली अव्युत्क्रमणीय होगा। क्यों होगा? रीजन है इसका सूत्र खुद। ठीक है, हाँ, तो हम देख चुके हैं कि इन दोनों परिभाषाओं का आधार खुद सूत्र ही बन रहा है। अब आगे बात करें हम, आगे देखिएगा। अब हमने ये जो ए इन्वर्स का मान निकालने का सूत्र बनाया है, ये एक तरीका है इन्वर्स निकालने का, लेकिन एक ही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब ए इन्वर्स निकालने का एक और तरीका भी है जो कंडीशनल है, जो हमेशा काम नहीं करता, पर कई बार ये विशेष रूप से काम करता है, जो छोटा है इसकी बजाय। ठीक है, तो आगे हम बात करने वाले हैं ए इन्वर्स निकालने का एक अन्य तरीका, या ए इन्वर्स ज्ञात करने का, है ना, ए इन्वर्स ज्ञात करने का एक अन्य तरीका। अब ये अन्य तरीका जो है, ये अन्य तरीका कब काम करता है या इसमें क्या क्या करना पड़ता है, एक बार सुनो थोड़ी सी बात। ये तरीका हमेशा केवल तब काम करेगा जब हमें ए में कोई समीकरण दी होगी। जैसे मान लो आपको दिया है ए स्क्वायर माइनस 6a + 7i = 0, या a क्यूब + 6a², ऐसा कुछ दिया गया है। मतलब ए के अंतर्गत कोई बहुपद दिया गया हो, इक्वेशन दे रखी हो सिंपल रूप में, तब ये तरीका काम करता है। और ये तरीका कैसे है इसको एक बार मैं लिखिए, थोड़ा बता दो, इसमें सिंपल सी बात है ये, है ना। हम कह भी सकते हैं कि ये समीकरणों में उपयोगी होगा, समीकरणों के लिए है ये, है ना, समीकरणों के लिए। तो अन्य जो तरीका है इसको एक बार समझिएगा, क्या 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 इसमें होता है। इसमें सुनिए, यदि ये कहा जाए कि ए तो कोई वर्ग आव्यूह है, या आपसे कहा गया है ए कोई वर्ग आव्यूह है, तथा आपसे कहा गया है कि के मीन्स को संकेत है, के कोई अचर है, अगर आपको ये 2 बात दी गई है ना, तथा प्रदत्त इक्वेशन, एक हमें इक्वेशन भी दे रखी है, और वो इक्वेशन कुछ इस प्रकार की है। मान लो इक्वेशन ये है के 0 मान लीजिए a की पावर n मान सकते हैं, फिर आगे मान लीजिए k1 है गुणा में a की पावर n-1, फिर आगे मान लीजिए k2 गुणा में a की पावर n-2। आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर k1, k2, k0 ये सब एचर होंगे। मतलब ये मान लो इसमें k1 का मान 2 है, 3, जो भी एचर होगा ये, है ना। और ये a जो है वो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, और घात में n ये हमेशा होती है प्राकृत संख्या। और इस प्रकार से आगे मान लीजिए, आगे आपको पता है कि कहाँ तक जाएगा ये, आप देख रहे होंगे ना। इसमें जब 0 है तो n में से 0 घट रहा है, जब k के पैरों में 1 है तो n में से 1 घट रहा है, जब k के पैरों में 2 है तो n में से 2 घट रहा है। अगर मैं कहूँ कि k के पैरों में n है
तो n में से n घटेगा और n माइनस n 0 होता है, इसका मतलब यहाँ पर a की घात 0 होगी, जो कि होता है 1, जानते हैं आप। और मैट्रिक्स में एक क्या होता है, मैट्रिक्स में एक होता है i, तो यहाँ पर आ जाएगा i बराबर मान रहा हूँ मैं 0 है, ये मैं खुद मान रहा हूँ ना। ये मान लीजिए कोई एक बहुपद है एक मैट्रिक्स का ही, और मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर स्टार भी है ये। अब सवाल आपका शुरू यहाँ से होगा, इस प्रकार का सवाल है ना। आपको ऐसा कोई बहुपद रूप में इक्वेशन दे रखा होगा ए में, और आपसे पूछा गया कि इसमें बताओ ए इनवर्स क्या है। बड़ा आसान काम है। अब करना क्या है सुन लीजिए। अब हमें एक ही काम करना है कि इसमें दोनों तरफ ए इनवर्स से गुणा करना है बस। इसमें दोनों तरफ यदि हम ए इनवर्स से गुणा करें तो गुणा करने से क्या प्राप्त होगा, अगर आप देख पा रहे हैं देखिएगा, ए इनवर्स से गुणा कर रहे हैं हर पद को हम, इधर भी इधर भी, यहाँ तो 0 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख लो आप, अगर आप देखें तो यहाँ पर गुणा करने से k नोट तो है ही, a की पावर n और गुणा हो रहा है a की पावर -1, तो क्या यहाँ पर एक बार लिख दूँ मैं भाई, a की पावर n गुणा में a की पावर -1 हो जाएगी, जो बाद में जुड़ेगी तो पावर n-1 बचेगी, है ना। फिर प्लस में है k1, a की पावर n-1 और गुणा में वापस a की पावर -1 ही है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो यहाँ पर लास्ट में है kn और i जो है ना i, इससे गुणा हो रहा है a की पावर -1 ही, बराबर में चल रहा है 0, और वैसे 0 की गुणा में था a की पावर -1 जो कि 0 रहेगा लास्ट में। अगर आप देखें तो बड़ा आसान काम हो रहा है अभी ये, क्या ये तो बन गया k नोट a की पावर n-1, पावर जुड़ गई है समान आधार के कारण, a की पावर n-1, फिर आगे है k1 a की पावर ये बन जाएगी n-2। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पद है उसमें आ जाएगा kn और i से कुछ भी गुणा करो वो उस रूप में आता है जो गुणा कर रहे हैं हम, तो kn गुणा में a की पावर -1 ही बच जाएगी और बराबर में है 0। देखिएगा बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। इसमें आप देख रहे हैं इसमें घातें घट रही हैं, पहले पावर n-1 थी, अब एक कम कर दी घात n-2 हो गई, फिर और कम, फिर और कम, और आप देख पा रहे हैं कि लास्ट में a की घात -1 तक ये बहुपद विस्तृत हो चुका है। मतलब कि इससे पहले वाले स्टेप में a की पावर 0 होगी, इसका मतलब ये होता है क्योंकि पावर 1 कम है ना आगे, तो आगे बढ़ेगी पावर, फिर आगे वाले पद में पावर 1, फिर आगे पावर 2, इसी प्रकार ये पावर लास्ट है n-1, ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पर a इनवर्स वाला पद केवल ये एक ही है, इससे पहले वाले पद में a की पावर 0 होगी, मतलब वो एक i वाला स्टेप होगा जहाँ पर केवल एचर होगा, और आगे वाले स्टेप्स में हमेशा a की पावर प्लस की होगी। हम कह सकते हैं यहाँ पर फॉर ऑल, यहाँ पर आपको n बिलोंग्स टू कैपिटल N लेना है भाई, यहाँ पर n हमेशा प्राकृत संख्या होती है तभी ये काम करता है, वरना काम नहीं करेगा तरीका। अब अगर आप देखें तो बड़ा आसान काम है, यहाँ से यदि मुझे a की पावर -1 मतलब a इनवर्स का मान निकालना है तो इसका पक्षांतरण कर दें क्या, देखिए कैसे होगा ये। आगे आप देख पा रहे हैं a इनवर्स बराबर में ये सभी पद a इनवर्स को छोड़ के सभी पद इधर आ जाएंगे, इधर हो जाएंगे, इधर सब हो जाएंगे माइनस के, तो आगे फिर इधर बन रहे हैं सब के सब माइनस के ही, k नोट a की पावर n-1 है ना, फिर k1 a की पावर n-2, और इसी प्रकार से आगे मान लीजिए कि k2 है a की पावर n-3 डैश 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 चल रहे हैं, ये सभी पद इस रूप में माइनस के आ रहे हैं, और इधर a की घात -1 गुणा में था kn जो कि अब इसके भाग में भी आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि a इनवर्स के लिए a इनवर्स बराबर में -1/kn, एक गुणा का भाग में, और माइनस क्यों आया, पक्षांतरण से आया है। तो ये इसमें a इनवर्स निकालने का एक छोटा सा और तरीका भी है। हालांकि मैंने इसको व्यापक रूप में कराया, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, लेकिन काफ़ी छोटा होता तरीका, सवाल में काफ़ी ईजी पड़ता है ये, है ना। तो ये एक तरीका है, इसमें सुन लो करना क्या, रटो मत कुछ, सुन लो केवल करना क्या है, हमें दी गई समीकरण के हर पद को, मतलब दोनों तरफ के हर पदों को a इनवर्स से गुणा करना है बस। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा केवल एक होगा कि हमें एक ऐसा पद मिल जाएगा जहाँ पर a इनवर्स होगा और बाकी सभी पदों में a की घात प्लस की होगी, और आप जानते हैं कि a की घात अगर प्लस की हो तो कुछ भी क्यों ना हो, घात 2 हो चाहे 3 हो, हम हल करना जानते हैं, है ना, a का स्क्वायर करना जानते हैं, क्यूब करना कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप। तो इसमें केवल एक पद होगा घात माइनस वाला और बाकी सब घात प्लस के थे, तो बाकी पदों के मान निकाल लो, पक्षांतरण से इसका मान निकाल लो। बिना सूत्र के भी इसके द्वारा सवाल हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये केवल तब काम करेगा तरीका जब हमें इक्वेशन दी गई हो, और ऐसे सवाल आते हैं एग्जाम्स में, कई बार बोलते हैं स्पेशली कि इसका है ना बिना सूत्र के माध्यम से व्युत्क्रम का मान निकालो क्या होगा, तो उसमें तरीका यही है बस, ठीक है। जैसे
अपने एग्जाम्पल लेके देखें भाई कैसे इसको करना चाहिए। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में अगर आपसे कहा जाए कि यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए है ना, ए जो है वो ये दे रखी है, मान लो इसका मान ये है 1 2 3 4, ऐसा मान सकते हैं ना, 1 2 3 इसका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तथा हमें साथ साथ में एक समीकरण भी दे रखी है। क्या दे रखी है? वो दे रखी है ये a² - 4a प्लस में 6i बराबर में 0। दो बात दे रखी है। हमें कहा गया है कि तब बताइए a इन्वर्स का मान क्या होगा, ये पूछा गया है। तो आप जानते हैं ये सवाल इस कंडीशन का होगा पक्का। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का मान दे रखा है और इक्वेशन भी दे रखी है, तो बिना सूत्र ये कर लो, इसको बड़ा आसान काम होगा ये। सॉल्यूशन की बात करें हम तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि यहाँ हमें पहले इक्वेशन को मानना चाहिए इक्वेशन नंबर स्टार के रूप में। तो a² - 4a प्लस 6i बराबर में 0, इसको मान रहा हूँ इक्वेशन नंबर अल्फा है ये। आगे हम कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर अल्फा के ही दोनों तरफ a इन्वर्स से गुणा करने पर, और यदि इसे गुणा करते हैं तो देखिए क्या बनता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि a² से a इन्वर्स गुणा होगा, फिर माइनस में 4a और इससे भी a इन्वर्स गुणा होगा, फिर प्लस में है 6i, इससे भी a इन्वर्स जो है गुणा, और बराबर में 0 इंटू भी a इन्वर्स एक बार लिख सकते हैं हम। हालांकि लास्ट में तो ये नहीं होगा, सब 0 हो जाएगा। अब देखिए a² इंटू a इन्वर्स, मतलब ये सिर्फ a है, घातें जोड़ दो, है ना। अच्छा, a इंटू a इन्वर्स ये होता है i, आप जानते हैं ना, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से गुणा कर रहे हैं हम, तो वैसे तो आता है एक संख्या में, पर मैट्रिक्स में क्या आता है, मैट्रिक्स का एक होता है i, तो इसमें i आएगा ये। तो माइनस में 4 टाइम्स a इन्वर्स है i, और यहाँ पर i भी कौन सा है, कितनी कोटि का है ये होता है a के हिसाब से। अगर a 2 क्रॉस 2 का है तो i भी 2 क्रॉस 2 का ही होगा पक्का, ठीक है ना। फिर प्लस में i इंटू a ये इन्वर्स है, यहाँ पर सिर्फ 6 इंटू a इन्वर्स बराबर में चल रहा है 0, ठीक है। अब आपको चाहिए इसमें सिर्फ a इन्वर्स का मान, तो पक्षांतरण करो भाई, 6a इन्वर्स बराबर में 4i, है ना, माइनस में उल्टे चिन्ह करो, माइनस में a हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए इसमें इन्वर्स, यहाँ पर लास्ट में बनेगा। अच्छा, एक बार इसका मान निकाल लो भाई, 6a इन्वर्स बराबर में देखिएगा 4i, ये बनेगा आप सब जानते हैं 4004, और माइनस में a है, a का मतलब हमने माना था यही 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, अब इसको घटा दो, तो ये आप जानते हैं घटाने में 4 - 1 3 हो जाएगा, फिर 0 - 2 मतलब माइनस का 2, ठीक है ना, फिर 0 - 3 मतलब माइनस का 3, और ये हो जाएगा 0 वापस। और लास्ट में आपको चाहिए a इन्वर्स का मान, तो a इन्वर्स का मान जो है वो हो जाएगा, ये बट्टा में है ना, इसमें वो हो जाएगा इसमें 1/6 3 - 2 - 3 0, ये इसमें a इन्वर्स का अभिष्ट उत्तर है, ठीक है। बड़ा आसान काम होगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये जो तरीका है ना, ये हालांकि थोड़ा बड़ा पड़ता है, इसमें इसकी बजाय सूत्र से थोड़ा छोटा हो जाता है सवाल ये, लेकिन ये तरीका कई बार स्पेशली सवाल में बोलते हैं कि इसको बिना सूत्र से करना है आपको, तब आपको तरीका आना चाहिए, है ना। और अगर ये मैट्रिक्स A 3 क्रॉस 3 का होता तो थोड़ा सा बड़ा होता सूत्र से, इससे छोटा हो जाता है। और जांच लो भी सही है कि नहीं, जांच भी कोई दिक्कत नहीं, जांच सकते हैं आप। अगर आप देखें तो इसमें जांचने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका सहखंडज मैट्रिक्स निकाल करके इस रूप में इसको यूज़ कर लो, देख लो, सेम बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से सवाल इजी रूप में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब इसके बाद में आगे हम बात करते हैं, इसके कुछ विशेष गुणधर्म भी हैं इसकी, ठीक है। देखिए, ए इन्वर्स ज्ञात करने के तरीके के बाद में इसमें कुछ स्पेशल सूत्र हैं जो कि आपके बार बार सवालों में काम आते हैं, उसको एक बार लिख लेते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कुछ विशेष सूत्रों की, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। इसमें कुछ विशेष काम के हैं, वो एक बार लिखवा दूं मैं। जैसे 1 नंबर सूत्र है कि a इंटू बी का पूरे का ट्रांसपोज करना हो तो इसका मान, हालांकि आपने पहले पढ़ा है सूत्र, ये b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होता है।
बी पहले और ए बाद में, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम नियम, आपको पता होगा, है ना। 2 नंबर सूत्र एडजॉइंट का है। एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है ना, इसका मान भी इसी की तरह उल्टा हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी फिर गुणा में है एडजॉइंट ऑफ ए। पहले वाला बाद में पहले हो जाता है ऐसे। उसके बाद में 3 नंबर फॉर्मूला है इन्वर्स का, ए बी इन्वर्स बराबर में होता है ये बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और ध्यान रखिए भी, इन तीनों को ही हम बोलते हैं व्युत्क्रम नियम। ये जो तीनों ही सूत्र है ना, इन तीनों का इस एक कंबाइंड नाम है व्युत्क्रम नियम। तीनों का एक ही नाम होता है, क्योंकि तीनों में आप जानते हैं व्युत्क्रम हो रहा है। पहले वाले का व्युत्क्रम क्रम मतलब क्रम का उल्टा हो रहा है, यहाँ पर व्युत्क्रम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इन तीनों का ही व्यापक रूप भी होता है। हम आगे देख सकते हैं जनरलाइजेशन में, जनरल फॉर्म में इसकी अगर हम बात करें, मतलब कि एलिमेंट मान लो n हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये सूत्र है, तो अगर मैं कहूँ कि ए बी नहीं है केवल, ये ऐसा है A1 फिर A2 फिर A3 डैश 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 AN, इन सभी का ट्रांसपोज करना हो तो इसी की तरह ही सब में सब को उल्टा कर दो बस। जैसे सबसे लास्ट वाला एलिमेंट सबसे पहले आ जाएगा इसमें, A पावर n ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, फिर A3 का ट्रांसपोज उसके बाद में, फिर A2 ट्रांसपोज, फिर है A1 ट्रांसपोज। ऐसे होता है, सब का व्युत्क्रम कर सकते हैं, है ना। जैसे ये है एडजॉइंट में भी सेम बात होगी, ADJ, और यहाँ पर मान लीजिए वही है A1 A2 A3 और AN, इसमें सबको उल्टा करना है, सेम बात होगी। इसमें वापस वही ADJ AN ये पहले आ जाएगा। उसके बाद में ADJ जो है AN-1 लास्ट में कह सकते हैं कि इसी प्रकार से ADJ A2 और इसी प्रकार ADJ A1 रूप में आ सकता है। एकदम सिंपल सी बात है ना। इसी प्रकार इसको भी देख लो भले ही, हालांकि एक बड़ी सिंपल सी बात है। तो A1 फिर A2 फिर A3 लास्ट में है AN, सब का ट्रांसपोज कर दो तो ये वापस उल्टा करना है हमें, तो बस AN इन्वर्स, ठीक है ना, फिर AN-1 इन्वर्स, इसी प्रकार से आगे यही है A2 इन्वर्स, फिर है A1 इन्वर्स। ऐसे अब आपको याद करने हैं सूत्रों को ढंग से, काम आएंगे बार बार सवालों करने में, ठीक है। ये 3 सूत्र। इसके बाद में चौथा सूत्र ये है, सुन लो। चौथा सूत्र है एडजॉइंट ऑफ ए, अगर इसमें पूरे का ट्रांसपोज किया जाए, है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का मान निकाल लिया पहले, फिर पूरे का ट्रांसपोज किया गया है, तो इसका मान हमेशा इसके बराबर आता है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज की। मतलब अगर आप ट्रांसपोज पहले करते हैं या बाद में करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडजॉइंट के अंतर्गत इनको क्रम के अंतर्गत लेते नहीं हम। ट्रांसपोज भले पहले कर लो, भले बाद में एक ही मान आएगा, ये है। उसके बाद में 5 नंबर फॉर्मूला है, 5 नंबर सूत्र है इसमें, एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी पावर है कोई n। यहाँ पर तो ट्रांसपोज था ये, अब ये पावर है कोई, मतलब घात मान लो 2 है 3 है, कोई पावर n है, तो इसका मान भी इसके बराबर आता है हमेशा, एडजॉइंट ऑफ ए पावर n के। ये पावर अंदर आ सकती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद में 6 नंबर फॉर्मूला है, ये अगर हम देखें तो इसमें अब लेते हैं ट्रांसपोज में। तो अगर मैं कहूँ कि कोई ए इन्वर्स है, उसका आप ट्रांसपोज करो, है ना, पहले इसमें इन्वर्स निकाल फिर इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो इसका मान भी हमेशा बराबर होगा ए ट्रांसपोज इन्वर्स के। आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 7वां सूत्र है कि यदि ए इन्वर्स का इन्वर्स किया जाए तो इसका मान हमेशा आता है ए ही। आपको पता होगा ना, हमें बात की है पहले भी, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ऐसे ही इन्वर्स का इन्वर्स भी ए होता है। और इसका भी व्यापक रूप देख लें तो हम कह सकते हैं ना कि ए इन्वर्स फिर उसका इन्वर्स फिर इन्वर्स, तो मान लो ये m बार हो रहा है, इन्वर्स m बार मान लो हो रहा है, तो इसके मान 2 प्रकार के होंगे, या तो इसका मान होगा केवल a और या इसका मान होगा केवल a इन्वर्स। आप सब जानते हैं कि a कब होगा, जब m सम संख्या हो, और इन्वर्स कब होगा, जब m विषम संख्या हो, ठीक है ना। एकदम सिंपल जानकारी मात्र है ये जो 7, हाँ इतने बहुत हैं इसमें, 7 सूत्र, इनको आप याद करें ढंग से। सवालों में ये सूत्रों का ज़्यादा मतलब चर्चा होगी ताकि सवाल छोटा हो, इसीलिए, ठीक है। अब इनमें अगर आपकी इच्छा हो तो इनका प्रूफ भी आप करके देख लेना, जैसे इसका प्रूफ करना, है ना, इसका प्रूफ करना, ये सब इजी रूप में है। ये हम इसमें कोई ये कर लेते हैं ना जो आपको ठीक पड़े, इनमें से ये कर लेते हैं हम, इसमें से हम
ए बी इन्वर्स का मान बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। इसको हम देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे होता है ये, ठीक है ना। और बाकी आप ट्राई करना, काफ़ी इजी रूप में हो जाएंगे, ये मुश्किल नहीं है कोई भी। देखिएगा, हम इसमें एक को सिद्ध कर लें और उसके बेस पर आप कुछ खुद करके देख लेना। हम बात कर रहे हैं प्रमाण में इस सूत्र की, टू प्रूव हमें दिया गया है, इसको सिद्ध करना है हमें ए बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू, ये होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये सिद्ध करना है कि ऐसा होता है। चलिए शुरू करते हैं इसको हम। देखिएगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ हम पहले ए बी इन्वर्स का मान निकाल लें। कैसे निकालते हैं, आपको पता है सूत्र का, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में से ए का सारणिक। सेम बात यहाँ लगा दो बस, सब जानते हैं। क्या जानते हैं, चूंकि एक्स इन्वर्स ये हमेशा आप जानते हैं एडजॉइंट ऑफ एक्स और बट्टा में एक्स का सारणिक होता है ना। तो यहाँ पर इस सिद्धांत को किस प्रकार लगाओगे आप, यहाँ पर बनेगा ये ए बी इन्वर्स, एक्स का मान यहाँ पर ए बी की तरह काम कर रहा है, तो ए बी इन्वर्स बराबर में एडजॉइंट ऑफ एक्स होता है ना, यहाँ पर होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ही, एडजॉइंट ऑफ ए बी, और बट्टा में एक्स का सारणिक, मतलब यहाँ पर एक्स का मान ए बी है तो ए बी का सारणिक हो जाएगा। एकदम सामान्य सी बात है। अच्छा, आपने अभी सूत्र सीखा है, ये ए बी का एक साथ एडजॉइंट क्या होता है, उल्टा होता है। इसको ऐसे हल कर लो आप। ए बी को आप इसमें देख रहे हैं बनेगा ये एडजॉइंट ऑफ बी पहले आ जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो बाद में आ जाएगा, आगे पीछे चला जाएगा ये। और बट्टा में अगर आप देखें तो ए बी का एक साथ सारणिक टूट भी सकता है, ऐसा आपने सीखा है पहले भी सारणिकों में। तो ए का सारणिक अलग और बी का सारणिक अलग कर दो, इसमें दिक्कत क्या है, ऐसा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देख पा रहे हैं यानी कि ऊपर तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स हैं, और मैट्रिक्स में आप जानते हैं क्रम का महत्व होता है, तो आप इसको आगे नहीं ला सकते हैं, इसको पीछे नहीं ला सकते, सेम ऐसी रहेगी ये। लेकिन बट्टा में तो सारणिक है ना ये, और सारणिक संख्यात्मक मान देती है, इसलिए सारणिक में क्रम का महत्व नहीं होता, आप सब जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जिसमें क्रम का महत्व नहीं है उसको अलग अलग कर देंगे। एडजॉइंट ऑफ बी पहले है, एडजॉइंट ऑफ ए बाद में है, इनमें तो क्रम का महत्व है तो ऐसे ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें ए और बी को आगे पीछे कर दो। जैसे मैं कहूँ कि बी का सारणिक पहले आ गया और ए का सारणिक बाद में चला गया, इसमें दिक्कत क्या है ना। और अगर आप देखें तो अब ये एडजॉइंट ऑफ बी बट्टा में बी का सारणिक क्या होता है, ये होता है बी इन्वर्स, और इनटू में ये होता है ए इन्वर्स। सीधी सी बात है ना। तो ये आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल सिद्ध हो चुका है कि ए बी इन्वर्स का मान बी इन्वर्स गुणा ए इन्वर्स इस रूप में होता है। ये बड़ी आसान सी एक जानकारी है, ठीक है। इसका एक और प्रूफ भी है, वैसे एक और भी देख लेते हैं ना इसमें, हालांकि इन दोनों में कोई एक आप ढंग से सीख लो तो ही बहुत है। एक और रूप में इसको देख लो, अथवा अगर आपको मान लो इसको सिद्ध करना तो ऐसे भी हो रहा है ये, एक और रूप में भी। कैसे, ज़रा देखिएगा। आपने ये बात अभी सीखी थी कि यदि कोई दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणा आई आता हो और बी ए बी होता हो ना, तो हम कहते हैं कि ए और बी परस्पर एक दूसरे के व्युत्क्रम है। बिल्कुल यही सिद्धांत यहाँ पर लगा दीजिए। यदि हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी इन्वर्स का मान बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, हमें सिद्ध करना है ये। अगर हमें सिद्ध करना है कि ए बी इन्वर्स का मान बी इन्वर्स गुणा ए इन्वर्स होता है, तो क्या इसका मतलब ये है क्या कि हम इसमें इस ए बी को बी इन्वर्स ए इन्वर्स से गुणा कर दें और आई ले आएं? ऐसा काम कर सकते हैं इसमें हम, ठीक है। देखिएगा, यहाँ से यदि हम ये काम करें, देखेंगे यहाँ से यदि मैं इसमें सिर्फ ए बी को, इन्वर्स को छोड़ो, सिर्फ ए बी को, यदि मैं सिर्फ ए बी को गुणा करता हूँ बी इन्वर्स ए इन्वर्स से, हमने क्या किया, इसको छोड़ा है, इसमें ए बी लिया, ए बी गुणा कर रहे हैं बी इन्वर्स ए इन्वर्स से, इसे गुणा करना चाहते हैं हम, और देखते हैं कि क्या आई आता है क्या, देखते हैं। अगर आप देखें तो इसमें गुणा में क्रम का महत्व तो होता है, पर मैट्रिक्स गुणन हमेशा सहचारी होता है। मतलब कि ब्रैकेट को आप आगे पीछे, ब्रैकेट को आप है ना यहाँ से छोटा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ए को बाहर रखें और बी इन्वर्स को पास में लाएं तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और आगे पड़ा है ए इन्वर्स ही। क्या आप जानते हैं कि बी इंटू बी इन्वर्स हमेशा आई होता है, सिंपल सी बात है। तो ये बन गया आई, तो ये इसमें बन सकता है ये ए और यहाँ पर हो जाएगा आई, और आगे है ए इन्वर्स ही। क्या आप जानते हैं आई एक प्रकार से एक है
और एक को आप चाहे तो मत लिखो, भले गुणा में एक ही बात है, वो तो होता ही गुणा में। इसमें आप कह सकते हैं कि अब ये एक हट गया तो बनेगा वापस ए इनवर्स ही, और ये भी दोबारा क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पर बन गया वापस ये आई। तो बड़ा आसान सा काम था ना, ए बी को आपने बी इनवर्स ए इनवर्स से गुणा किया और आई आ गया। उल्टा भी कर को, इसमें दोनों होते हैं ना, उल्टे भी करना पड़ता है, दोनों करने पड़ते, दोनों करके देख लो आप। तथा इसी प्रकार से हम बी इनवर्स ए इनवर्स पहले ले लेते हैं, है ना, और इसे गुणा करते हैं वापस ए बी से, और देखते हैं इस बार भी क्या इसका मान आई आता है क्या। वापस वही बात, बी इनवर्स पहले, इसको साथ में लिखेंगे तो ए इनवर्स ए आएगा और आगे पड़ा है बी ही, ये दोबारा बन जाएगा आई, तो यहाँ पर हो जाएगा बी इनवर्स इंटू आई इंटू वापस बी, और ये वापस बनता है बी इनवर्स बी ही, जो दोबारा आप जानते हैं आई बन गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। क्या आप देख पा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से ये बात स्पष्ट है कि इनका क्रम का आदान प्रदान करने पर भी गुणा आई आ रहा है। आगे कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 एवं इक्वेशन नंबर 2 से क्या बात स्पष्ट हुई है कि ए बी गुणा में बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर में आई, बराबर में इसको पीछे लिखो वापस ए बी को, तो बनेगा बी इनवर्स ए इनवर्स गुणा में वापस ए बी। और अगर ऐसा होता हो तो ये सिद्धांत तो इसकी तरह ही काम करेगा। हमने सीखा था कि यदि ए बी इक्वल बी इक्वल आई हो तो ए इनवर्स का मान बी होता है तथा बी इनवर्स का मान ए बी होता है, दोनों बातें होती हैं। अब आपको अच्छा लगे वो इसमें यूज कर लो भाई। इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ देखिएगा, इसका मतलब यह है कि अतः हम कह सकते हैं कि ए बी का इनवर्स ये है अथवा इसका इनवर्स ए बी है, तो हमें चाहिए था ए बी का इनवर्स ना, तो हम कह सकते हैं अतः इस ए बी का इनवर्स, ए बी तो खुद है ये, इसका इनवर्स तो खुद लगाओ इनवर्स, अब बराबर में ये गुणा वाला मान होगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, तो ऐसे भी ये स्टेटमेंट सिद्ध हो रहा है और ऐसे भी हो रहा है, दोनों सही है, इसमें गलत नहीं है कोई भी। लेकिन ऐसे सिद्ध करने में आपने सब सिद्धांत मूल रूप में यूज किए हैं, लेकिन इस प्रकार सिद्ध करने में आपने इस सूत्र को यूज किया था जो कि आपने पहले सिद्ध नहीं किया है। ठीक है ना, तो अब हमने प्रश्नावली 5.1 की थ्योरी पूरी कर ली है और अगले भाग में हम प्रश्नावली 5.1 शुरू करने वाले हैं। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ सवाल इजी हों तो खुद भी करना 5.1 के सवाल, ठीक है। बाकी करते हैं अगले भाग में।